हेलो बच्चों, क्लास 8। मैंने आप लोगों को इसके पहले वाले वीडियो में लेसन नंबर 1 पढ़ाया था, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो उस लेसन में मैंने आप लोगों को ट्रेडिशनल टूल के पहले तक पढ़ा दिया था और आज मुझे ट्रेडिशनल टूल पढ़ाना है। ट्रेडिशनल टूल आप लोगों को पेज नंबर 13 पे मिलेगा। तो अपनी बुक का पेज नंबर 13 ओपन कर लीजिए और मैं रीड कर रहा हूँ, बताता जाता हूँ क्या करना है। देखो, तो उसमें लिखा हुआ है द टूल यूज्ड traditionally for sowing seeds is shaped like a funnel. The seeds are filled into the funnel, passed down through 2 or 3 pipes having sharp ends. These ends pierce into the soil and place seeds there. तो पीछे लिखा है सीड ड्रिल के बारे में बताया गया है। देखो, ट्रेडिशनल टूल का मतलब होता है कि पुराने ज़माने में क्या किया जाता था कि लकड़ी का ही एक खोखला सा पाइप जैसा लिया जाता था या फिर लोहे का थोड़ा सा, और उसी में गड्ढा होता था, ऊपर उसके सीड डालते थे और नीचे सीड निकलते रहते थे। यानी कि पहले ज़माने में सीड बोने का एक तरीका क्या हुआ करता था कि ऐसे पूरा हल होता था। ये हिस्सा लगता था बैल के पास, मतलब यहाँ पे बैल बनते थे और यहाँ पे आदमी खड़ा होता था, और ये हिस्सा रहता था मिट्टी के अंदर ऐसे। तो यहाँ पर एक होल होता था जिसमें से किसान क्या करता था, अपने बीज डालता था। जब किसान अपने बीज यहाँ डालता था तो वो बीज धीमे 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 नीचे आएंगे और यहाँ पे भी होल होता था गड्ढा, और उससे बीज धीमे धीमे गिरते थे। तो बैल इसको खींच के आगे ले जाएगा, तो पहले बीज यहाँ आएगा, फिर ये भी आगे जाएगा, तो बीज यहाँ। मतलब कि पहले के ज़माने में सिर्फ सिंगल ऐसे इस टाइप का बैल से लगाने वाली एक टूल यानी कि औजार हुआ करता था, हल की तरह से। उसमें छेद होता था, उसमें बीज ऊपर से डालते रहते थे यहाँ पे, और धीमे धीमे बीज नीचे जाते रहते थे। लेकिन ये ट्रेडिशनल टूल जो था वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, क्योंकि आप एक बार में एक ही चीज़ यही से केवल बीज निकल सकते थे। उसके बाद क्या हुआ, नए ज़माने में आया सीड ड्रिल। सीड ड्रिल किसे कहते हैं, ये बना हुआ है सीड ड्रिल। तो सीड ड्रिल भी एकदम सेम उसी की तरह है, लेकिन ये थोड़ा सा हाईटेक होता था। इसमें क्या होता है, ये ट्रैक्टर में जो पीछे खेत जोतने के लिए लगा होता है एकदम सेम उसी तरह से होता है। बस इसमें क्या होता है, यहाँ पे ऊपर भी एक छेद होता है जिसमें से आप बीज डालते जाओगे, और यहाँ से ये बीज इसमें आएंगे, सब में गिरते जाएंगे। मतलब इसमें बीज निकालने के लिए केवल एक ही होल होता था, एक ही जगह से बीज निकल सकते थे, यानी कि एक बार में एक बीज। इसमें एक बार में 1 2 3 4 5 6 7 वो डिपेंड करता है कि आपने कितनी वाली मशीन ली है। तो एक बार में 7-8 जगह से बीज निकल के मिट्टी के अंदर लग सकते हैं। इसको बोलते हैं सीड ड्रिल बोलते हैं इस मशीन को। ये हाईटेक मशीन है, मतलब आज के ज़माने में यूज़ होने वाली है। और ट्रेडिशनल यानी कि पुराने ज़माने में यूज़ होने वाली मशीन ये वाली हुआ करती थी। तो उम्मीद है कि जो आलू जब लगाया जाता है तो उसको सीड ड्रिल के थ्रू लगाया जाता है। अगर आप लोगों ने देखा होगा तो जब खेत में आलू लगाने का मौसम आता है तो उसको सीड ड्रिल से आलू को काट लेते हैं और ऊपर यहाँ से डालते रहते हैं, और आलू पूरे में अपने आप डिस्ट्रीब्यूट होते रहते हैं। वहाँ पे एक एक इंसान मिट्टी में खोद के हाथ से नहीं लगाता है, वहाँ पे मशीन से लगाया जाता है, मशीन भर दिया जाता है और वो अपने आप गिराती रहती है। तो ये था हमारा सीड ड्रिल। अब इसके बाद आते हैं, अगला लिखा हुआ है प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स। तो प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स का मतलब क्या होता है कि जो हमारी मिट्टी होती है, यानी कि जहाँ पे आपको खेती करनी है, तो वहाँ पे हमें बहुत सारे, जैसे हम लोग खाना खाते हैं तभी तो हम लोग बड़े हुए हैं, उसी तरह से जो पेड़ होते हैं उनको भी खाना चाहिए होता है। तो उनका खाना आप अलग से भी दे सकते हैं, और मिट्टी से ही तो वो लेंगे खाना अपना। तो मिट्टी में जब पहले से ही न्यूट्रिएंट यानी कि पोषण मौजूद होंगे तभी जा कर के जब मिट्टी में पोषण होगा तभी जा कर के पेड़ पोषण ले सकता है, और तभी पेड़ बड़ा हो पाएगा। मतलब अगर मिट्टी में ही पोषण नहीं हुआ तो फिर पेड़ क्या खाएगा, कहाँ से अपने आप को बड़ा करेगा। तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ जगहों पे ऐसी मिट्टियाँ होती हैं जहाँ पे न्यूट्रिएंट्स की पोषण की कमी आ गई है मिट्टी में। तो मिट्टी को कौन से पोषण चाहिए होते हैं, हालांकि मिट्टी को सारे ही पोषण चाहिए। मिट्टी को पोषण होने का मतलब है कि वो पेड़ को चाहिए, ठीक है, पेड़ क्योंकि मिट्टी से लेगा। तो ये 3 तरह के होते हैं NPK। NPK का मतलब क्या होता है, नाइट्रोजन, N से मतलब नाइट्रोजन, P से होता है फॉस्फोरस, और K से होता है पोटेशियम। अब कहोगे K से लिखा है या P से लिखा है, तो बेटा इसका सिंबल जो होता है वो K से लिखते हैं कि उसका नाम पोटेशियम।
तो ये तीनों जो है NPK, अगर आप लोग गांव में जो बोरियों में खाद आती है यूरिया और ये तरह की, तो बोरी पे देखना लिखा होता है NPK फर्टिलाइज़र, NPK फर्टिलाइज़र, यानी कि नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फोरस वाली खाद मिट्टी को बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, क्योंकि नाइट्रोजन पेड़ को बड़ा होने में मदद करता है, फॉस्फोरस मजबूत करता है और पोटेशियम फल निकलने में मदद करता है, या तो फिर फसल में जो खाना निकलता है वो। तो बच्चों आप लोग अगर अपनी बुक का पेज नंबर 14 ओपन कर ले तो वहाँ पे देखें कुछ इस तरह का ये दिया हुआ टेबल बनी होगी। तो इस टेबल में आप लोगों को नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम सब दिया हुआ है कि पेड़ को कितनी ज़रूरत होती है। 1 हेक्टेयर ज़मीन यानी कि 1 बीघे से ज़्यादा ज़मीन अगर होती है 10 बीघे, तो वहाँ पे हमें कितनी ज़रूरत होती है, कितनी खाद चाहिए होती है, इसमें लिखा हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। एडिंग न्यूट्रिएंट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, यानी कि पेड़ों को न्यूट्रिएंट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। अगर पेड़ों को न्यूट्रिएंट यानी कि पोषण नहीं मिलेगा तो पेड़ बड़े नहीं हो सकते हैं। पेड़ों को जो 3 इंपॉर्टेंट चाहिए होते हैं वो यही NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम होते हैं। या तो फिर इनके अलावा आप एक काम और कर सकते हैं, ये जो होते हैं NPK जो बोरियों में आते हैं खाद, वो होते हैं केमिकल वाले, आर्टिफिशियल, यानी कि वो फैक्ट्री में तैयार की जाती है। कुछ हमारे पास नेचुरल फर्टिलाइज़र भी होते हैं, कुछ हमारे पास नेचुरल खाद भी होती है। जैसे गोबर की जो खाद होती है वो एक नेचुरल खाद में आती है, यानी कि गोबर की जो खाद होती है उसके अंदर सारे ही गुण होते हैं, उसमें कुछ भी आपको अलग से ऐड नहीं करना पड़ता है। तो गोबर की जो खाद होती है वो बहुत ही ज़्यादा सस्ती पड़ती है और बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि उसके लिए आपको बोरी में पैक नहीं मिलती है, ये वाली बोरी में पैक नहीं मिलती है, लेकिन ये नुकसान ज़्यादा करती है और वो फ़ायदा ज़्यादा करती है। तो इसलिए गोबर की जो नेचुरल खाद होती है वो ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो आप दोनों में से कोई भी एक डाल सकते हैं, लेकिन प्रीफर किया जाता है कि नेचुरल खाद डाली जाए। अब बच्चों अगला लिखा है नेचुरल मेथड्स। अब बच्चों उसके आगे का देखते हैं। अब दूसरा जो हमें पढ़ना है वो पेज नंबर 14 के लास्ट में नीचे साइड पे देखो, यानी कि पेज नंबर 14 तुम्हारा ऐसा होगा और यहाँ पे लास्ट में लिखा हुआ है नेचुरल मेथड। तो यानी कि अगर हम मिट्टी को पोषण युक्त मिट्टी बनाना चाहते हैं, न्यूट्रिएंट से भरी हुई मिट्टी बनाना चाहते हैं, तो कौन कौन से तरीके हैं जो कर सकते हैं। पहला तो मैंने बताया खाद वाला। देखो NPK जो है यानी कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, ये 3 खाने यानी कि ये 3 तरह के न्यूट्रिएंट पोषण हैं जो मिट्टी को चाहिए होते हैं पेड़ों को बड़ा करने के लिए। अब इनको ये NPK तुम मिट्टी को किस रूप में दे सकते हो या उसमें किस तरह से बढ़ा सकते हो। तो पहला तरीका है लीविंग द एग्रीकल्चरल लैंड फैलो। इसका ये मतलब है कि आपने एक बार खेती कर दी, उसके बाद ये नहीं कि जैसे ही आपने फसल काटी और तुरंत ही उसमें दूसरी फसल लगा दी। ऐसा करेंगे तो फिर मिट्टी क्या होगी, उपजाऊ नहीं बन पाती है। हालांकि अब जो है हम लोग क्या करते हैं कि इंतज़ार नहीं करते। पहले ज़माने में क्या होता था कि एक फसल एक बार लगा दी, ठीक है, जैसे मान लो कि गेहूँ लगा दिया गया, तो गेहूँ लगाने के बाद गेहूँ को मार्च में काट लेते थे, और काटने के बाद ये नहीं कि तुरंत ही उसमें गेहूँ काटा और कुछ और लगा दे उसमें, ऐसा नहीं होता था। गेहूँ लगाने के बाद उस खेत को 2 महीने या 1 महीने के लिए ऐसे ही छोड़ देते थे, ताकि उसमें जितने भी केचुए, कीड़े मकोड़े हैं वो सब उस मिट्टी को उपजाऊ बना दे। केचुए यानी कि अर्थवर्म जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। तो इसीलिए वो लोग क्या करते थे, उस मिट्टी को 2 महीने या 1 महीने के लिए ऐसे ही छोड़ देते थे, ताकि उसमें वो मिट्टी उपजाऊ कीड़े और केचुए बना सकें। तो इस तरीके को बोलते हैं इंग्लिश में लीविंग द एग्रीकल्चरल लैंड फैलो, यानी कि खेती योग्य जो आपकी ज़मीन या आपका खेत है उसको खेती करने के बाद कुछ समय के लिए ऐसे ही छोड़ दिया जाए, ठीक है। तो दूसरा तरीका क्या हो सकता है मिट्टी को उपजाऊ बनाने का, मिक्स्ड कल्टीवेशन, या फिर इसको बोलते हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग। मिक्स्ड कल्टीवेशन का मतलब होता है
कि आप एक फसल के साथ साथ दूसरी फसल भी उसी में उगा दें। हम लोग क्या करते हैं, या हम लोग के आसपास जो खेत है गांव में, वहाँ हम लोग अगर केवल गेहूँ लगाते हैं तो पूरे खेत में केवल गेहूँ लगा होता है। लेकिन कुछ जगहों पे जो लोग नॉलेजेबल हैं, जिनको ज्ञान है, वो लोग क्या करते हैं कि फसल यानी कि अगर गेहूँ उन्होंने बोया है तो गेहूं की फसल में साथ साथ बीच बीच में वो लोग चने लगा देते हैं या मटर लगा देते हैं। ऐसी दूसरी मतलब गेहूं तो लगाया ही लगाया है उन्होंने, साथ में उसी के साथ साथ में गेहूं के बगल में एक दूसरा पेड़ भी कोई लगा देते हैं। ऐसे पेड़ लगाने चाहिए जो फली वाले हों, जो छील के निकाले जाते हैं, जैसे मटर हो गया, चना हो गया, है ना। तो मटर या चने जैसी फसलों को अगर हम दूसरी फसलों के साथ में लगाते हैं तो क्या होता है कि मिट्टी उपजाऊ बन जाती है, यानी कि मिक्स्ड क्रॉप कहते हैं इसको। मिक्स मतलब दो क्रॉप एक साथ चल रही है। तो उससे होता क्या है कि मान लो कि गेहूं को बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन चाहिए, गेहूं को बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन चाहिए होता है और चने को केवल कैल्शियम चाहिए होता है या मान लो आयरन चाहिए होता है। तो क्या करा जाएगा कि चना जो है वो अपनी नाइट्रोजन दे देगा गेहूं को और गेहूं अपना फास्फोरस दे देगा चने को। तो दोनों के बीच में एक बैलेंस बन जाएगा, ना तो एक ने बहुत ज़्यादा खाया ना एक ने बहुत ज़्यादा कम खाया। तो चना जो है वो अपना पोषण इसको दे देगा, अपना न्यूट्रिएंट इसे गेहूं को दे देगा और गेहूं अपना न्यूट्रिएंट चने को दे देगा। तो दोनों ही पेड़ बराबरी से बढ़ सकते हैं। इसको बोलते हैं मिक्स्ड क्रॉप। दूसरा होता है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन का मतलब होता है कि आप बार बार खेत में एक ही फसल मत लगाएं। क्रॉप रोटेशन का मतलब होता है आप अपने खेत में बार बार एक ही फसल ना उगाएं। मान लो कि तुम बार बार अपने खेत में गेहूं उगाते हो तो गेहूं को बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन चाहिए होता है। अब तुमने मान लो अभी गेहूं लगाया, उसने सारा नाइट्रोजन मिट्टी से खींच लिया, तुमने फसल काट ली, फिर दोबारा गेहूं लगा दिया, फिर वो नाइट्रोजन खींच लेगा, फिर तीसरी बार तुम गेहूं लगाओगे, हो सकता है इस बार पेड़ ना बढ़े हो क्योंकि मिट्टी में जितना भी नाइट्रोजन था वो पहले की 2 फसलें ले चुकी हैं। तो अब उसको फिर से नाइट्रोजन, अब मिट्टी में नाइट्रोजन क्या बनती थोड़ा रहती है, उसको तो ला के ऐड करनी पड़ेगी। या तो फिर मिट्टी को कुछ दिन का आराम दो, है ना। लगातार तुम फसल लगाते जा रहे हो, मिट्टी कहाँ से इतना नाइट्रोजन लेकर के आएगी। तो उसके लिए हमें क्रॉप रोटेशन करना चाहिए, मतलब एक फसल के बाद अगली जो फसल लगाओगे वो किसी और चीज़ की होनी चाहिए, ठीक है। हालांकि माना जाता है कि आप एक फसल लगाएं और उसके बाद कोई भी चने या मटर की फसल लगा दें, फिर दूसरी फसल लगाएं, फिर दाल की फसल लगा दें। ऐसा करने से क्या होता है कि मिट्टी बहुत ज़्यादा उपजाऊ बनी रहती है, मिट्टी में बहुत सारे गुण हो जाते हैं, पोषण आ जाते हैं। समझ में आ गया बच्चों? क्रॉप रोटेशन का मतलब फसल को बदल बदल के लगाना। अगला होता है एडिंग मैन्योर। अगर आप मिट्टी को उपजाऊ या पोषण वाली मिट्टी बनाना चाहते हैं, पोषण युक्त मिट्टी बनाना चाहते हैं, तो आप दूसरा काम कर सकते हैं, या तो फिर एडिंग मैन्योर। मैन्योर का मतलब होता है खाद को ऐड करना, खाद को मिट्टी में लगाना। मैन्योर जो होती है वो 2 तरह की होती है। पहला होता है गोबर वाली, जिसको हम कंपोस्ट भी बोलते हैं। पहली खाद जो नेचुरल खाद होती है उसको कंपोस्ट बोलते हैं। कंपोस्ट मतलब कि जो कि गोबर से बनती है उसको बोलते हैं कंपोस्ट। दूसरी हम लोग खाद देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है वर्मी कंपोस्ट। अच्छा, वर्मी कंपोस्ट बच्चों बहुत कम लोग को मालूम होगा, मैं बताता हूँ। वर्मी कंपोस्ट जो खाद होती है वो किसकी मदद से बनती है? वो अर्थवर्म यानी कि केचुए की मदद से बनती है। फिर से देखो, वर्मी कंपोस्ट कौन बनाता है? अर्थवर्म यानी कि केचुआ बनाने में मदद करता है। अब कैसे बनती है वर्मी कंपोस्ट वो हम बताते हैं। क्या होता है बच्चों कि कभी कभी क्या कहता है कि मिट्टी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट मिट्टी, क्ले यानी कि चिकनी मिट्टी, या तो फिर जो आप लोग जितने भी फल खाते हो या सब्जी खाते हो, इनके जितने भी छिलके होते हैं, ऊपर के जो छिलके होते हैं या केले के छिलके हो गए, ये सारा कहाँ जाता, ये सारा वो लोग इकट्ठा कर लेते हैं। या तो फिर मान लो तुमने फसल काटी, फसल काटने के बाद गेहूँ तो अपने पास रख लिया, बाकी का बचा हुआ जो पैरा होता है या धान का जो भूसा होता है उसको इकट्ठा कर लिया उन्होंने। उसके बाद उसमें जो तुमने फल खाए थे या हरी पत्तियाँ थी या जो फलों के छिलके थे, सब्जी के छिलके थे, उनके ऊपर वो लोग केचुए डाल देते हैं।
उनमें वो लोग केचुए डाल देते हैं। केचुए क्या करते हैं, और हाँ, उस छिलके के साथ में हल्की सी मिट्टी डाल दी जाती है ताकि मिट्टी में केचुआ आराम से छुपा रहे। तो वो केचुआ क्या करता है कि वो सारे फलों को खाया करता है, मिट्टी खाया करता है। तो उससे क्या होता है कि मिट्टी बहुत ज़्यादा उपजाऊ बन जाती है, क्योंकि मिट्टी में वो घूमता रहता है, मिट्टी में जाता रहता है, तो मिट्टी जो है फूली हुई रहती है, उसमें हमेशा हवा जाया करती है, तो वो मिट्टी बहुत ज़्यादा उपजाऊ बन जाती है। उसी को हम लोग बच्चों वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्मी कंपोस्ट। बहुत महंगी मिलती है ये, हालांकि सबसे अच्छी खाद तो मैन्योर यानी गोबर वाली मानी जाती है। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा बच्चों की मिट्टी को कैसे उपजाऊ बनाते हैं। अब मैं आप लोगों को अगला बताया जा रहा हूँ कि मैन्योर यानी कि खाद को ऐड करने से, खाद को मिट्टी में डालने से क्या क्या फायदे होते हैं। अब बच्चों उसके थोड़ा सा और आगे देखो, मुझे क्या बताना है, एडवांटेज ऑफ मैन्योर। मैन्योर का मतलब होता है प्राकृतिक खाद। प्राकृतिक खाद दो तरह की होती है, पहली गोबर की जो मैंने अभी पहले बताया, और दूसरी होती है जो केचुए से बनाई जाती है, छिलकों को और मिट्टी को केचुओं में मिला करके बनाई जाती है। ठीक है, केचुआ उसमें मरता नहीं बेटा, केचुआ जो है वो जिंदा रहता है। अब हम पढ़ेंगे कि जो नेचुरल यानी कि प्राकृतिक खाद होती है उसके फायदे क्या क्या होते हैं। एडवांटेज का मतलब होता है फायदे। तो पहला फायदा होता है इंक्रीज फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, यानी कि फर्टिलिटी का मतलब होता है उपजाऊता। उपजाऊता यानी कि मिट्टी में कितनी ज़्यादा पेड़ उगाने की क्षमता है, उस चीज़ को बढ़ा देता है। अगर मिट्टी में पेड़ उगाने की क्षमता कितनी भी है उसको बढ़ा देगा। मतलब जैसे मान लो कि तुम एक कोई नॉर्मल सी खाद मिट्टी ले आओ, उसमें पेड़ लगा दो, और दूसरी एक ऐसी मिट्टी वहीं की मिट्टी लेके आओ और उसी मिट्टी में तुम खाद ऐड कर दो, तो बेटा दोनों में क्या होगा कि पेड़ किसमें जल्दी उगेगा, जिसमें आपने खाद डाली है नेचुरल वाली उसमें पेड़ जल्दी से उग जाता है। अब अगला क्या है, इंक्रीज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। इसका ये मतलब है कि अगर आप गोबर वाली या वर्मी कंपोस्ट दोनों में से कोई भी एक खाद डालते हो, लेकिन प्राकृतिक है, दोनों वाली प्राकृतिक यानी कि नेचुरल खाद है, तो नेचुरल खाद डालने से ये फायदा होता है कि मिट्टी का पानी अपने अंदर भरे रहना, रोके रहने की क्षमता बढ़ जाती है। अगर आप मैन्योर यानी कि नेचुरल खाद नहीं डालेंगे तो मिट्टी जो है वो पानी बहुत ज़्यादा देर तक अपने पास नहीं रोक पाएगी, पानी भरा रहेगा वो तुरंत सोख के नीचे चला जाएगा या कहीं और बह जाएगा। लेकिन अगर आप गोबर वाली खाद या वर्मी कंपोस्ट डालते हैं तो मिट्टी जो है वो काफ़ी देर तक अपने अंदर पानी भरे रहेगी। अब पानी भरे रहने से फ़ायदा क्या है, पानी भरे रहने से ये फ़ायदा है कि पेड़ धीमे धीमे पानी पीता है, और अगर मान लो पानी तुमने डाला और सारा पानी एक साथ बह गया तो पेड़ पूरा पानी पी भी नहीं पाया, क्योंकि वो तो धीमे धीमे पीता है। अगर पानी ज़्यादा देर तक भरा रहेगा, रुका रहेगा, तभी तो पेड़ जल्दी जल्दी पिएगा, धीमे धीमे काफ़ी देर तक पिएगा। इसीलिए जो नेचुरल खाद होती है वो पानी को रोके रखने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। अगला पॉइंट है हमारा नो हार्मफुल केमिकल, यानी कि ये खाद जो है गोबर से बनी है तो कोई केमिकल नहीं यूज़ हुआ, दूसरा केचुए और छिलकों से ही बनी है तो इसमें भी कोई केमिकल नहीं यूज़ होता है। इस वजह से ये हमारे शरीर को, यानी कि ये वाली खाद डालने से जो पेड़ निकलेंगे वो पेड़ में जो खाना यानी कि फूड होगा उसको खाने से कोई नुकसान नहीं होता है। लेकिन जो कंपनी से बन के आती है खाद, अगर आप वो खाद मिट्टी में डाल रहे हो और उसमें का उगा हुआ खाना खा रहे हो, उसमें का उगा हुआ पेड़ का जो फल है वो खा रहे हो, तो वो आपको नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि भाई वो केमिकल से बना है, केमिकल जाएगा मिट्टी में, मिट्टी से वो केमिकल कौन लेगा, पेड़ लेगा, पेड़ के अंदर भी तो केमिकल जाएगा और फिर वो केमिकल जाएगा फलों में या गेहूँ में जाएगा और फिर वो आप खाओगे तो आपके शरीर में जाएगा। तो बात तो वही हो गई ना, नुकसान पहुँचाएगा फिर वो। लेकिन जो नेचुरल प्राकृतिक खाद होती है वो हमें नुकसान नहीं पहुँचाती है। अगला बच्चों है इंक्रीज सॉइल बैक्टीरिया। इसका ये मतलब है कि मिट्टी में क्या होता है, कई सारे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो कि मिट्टी को बहुत ज़्यादा उपजाऊ बनाने में मदद करते हैं। जैसे हमारे पेट में डॉक्टर कहता है कि दो तरह के कीड़े होते हैं, एक होता है जो खाना पचाता है, दूसरा अगर वो हो जाता है तो पेट खराब हो जाता है। तो कुछ बैक्टीरिया हैं जो हमारे बॉडी के अंदर होते हैं वो हमें मदद करते हैं। उसी तरह से मिट्टी में भी कुछ अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, हमारे लिए लाभदायक होते हैं, जो कि क्या करते हैं, मिट्टी की फर्टिलिटी को, मिट्टी को बढ़िया बना देते हैं। इसलिए अगर हम नेचुरल खाद डालेंगे तो वो बैक्टीरिया बढ़ेंगे, वो
बैक्टीरिया बढ़ेंगे तो भाई हमारे पेड़ भी अच्छे से उगेंगे। अगला है बच्चों, मेंटेन पीएच ऑफ सॉइल एंड डू नॉट पल्यूट। पीएच का मतलब शायद आप लोग नहीं जानते होंगे। पीएच का मतलब होता है एसिड और बेस को बढ़ाना या बैलेंस करना, और दूसरा होता है डू नॉट पल्यूट, यानी कि ये कोई भी पोल्यूशन नहीं करता है। तो अभी आप लोग इतना पढ़ लीजिए, इसके बाद अब अगला मैं डिसएडवांटेज बताता हूँ। अब बच्चों हम लोग पढ़ेंगे इसका डिसएडवांटेज कि आखिर क्या इसकी कमियां होती हैं। जो नेचुरल खाद होती है इसकी केवल 2 कमियां होती हैं। 2 कमियां कौन कौन सी हैं? पहला बेटा है रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट, यानी कि जो नेचुरल खाद होती है वो हमें बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। बहुत ज़्यादा चाहिए होती है मतलब कि अगर आप केमिकल वाली 1 किलो डालते हैं तो गोबर वाली 2 किलो चाहिए होती है। बस इतनी सी एक कमी है और कोई नहीं। और दूसरा होता है नॉट स्पेसिफिक इन न्यूट्रिएंट। और दूसरी चीज़, मान लो कि मिट्टी में सब कुछ सही है, सब कुछ सही है, केवल पोटेशियम की कमी है, तो भी आपको पूरी खाद डालनी पड़ेगी, है ना, इसलिए इसको बेकार। लेकिन हालांकि ये कोई कमी नहीं है। अगर मान लो मिट्टी में कोई चीज़ कमी है, पूरी खाद डाल दोगे तो ज़्यादा ही हो जाएगा, है ना। तो उससे नुकसान, केवल एक ही नुकसान दिखता है, यानी कि एक ही कमी होती है कि भैया ये ज़्यादा चाहिए होती है, कम में काम नहीं हो पाएगा, ज़्यादा डालनी पड़ती है। लेकिन ये है कि नुकसान तो नहीं करती है ना। अब केमिकल वाली डालोगे तो नुकसान करेगी। तो जो केमिकल वाली होती है उसको बोलते हैं बच्चों फर्टिलाइज़र। क्या बोलते हैं उसको? फर्टिलाइज़र बोलते हैं। तो आप लोग अपनी बुक का पेज नंबर 16 ओपन कर लीजिए, उसमें मैं दिखाता हूँ। तो फर्टिलाइज़र देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फर्टिलाइज़र, और इसमें कौन कौन से केमिकल आते हैं वो सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं, वो आप लोग अपने आप बुक से पढ़ लीजिएगा। इसके फ़ायदे और नुकसान मैं आप लोग को एक एक करके बता देता हूँ। अब पहला फ़ायदा, यानी कि पहले अच्छाई क्या है इस केमिकल वाली खाद की, कि इसको आप अगर थोड़ा सा भी यूज़ करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाती है, मतलब थोड़ी से भी काम चल जाएगा। दूसरी चीज़ है कि ये न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक होती है, मतलब कि मिट्टी के अंदर केवल नाइट्रोजन की कमी है तो आप केवल नाइट्रोजन वाली खाद खरीद सकते हैं। अगर मिट्टी में केवल पोटेशियम कम है तो आप केवल पोटेशियम वाली खाद खरीद सकते हैं। अगर मिट्टी में केवल कैल्शियम कम है तो आप केवल कैल्शियम वाली खाद खरीद सकते हैं। और दूसरी एक अच्छाई ये मानी जाती है कि अगर इसको थोड़ा सा भी यूज़ करते हैं तो पेड़ जो है वो जल्दी जल्दी बड़े होना स्टार्ट हो जाते हैं, बहुत तेज़ी से काम करता है, मतलब जल्दी काम करना चालू कर देता है। और अगली अच्छाई इसमें लिखी हुई है, इट इज़ ईजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट, यानी कि आप इसको आराम से कहीं पे भी रख सकते हैं, बोरियों में होती है और कहीं पे भी आराम से आप ले जा सकते हैं। गोबर वाली को आराम आप रख नहीं सकते क्योंकि वो गीली होती है ना, स्मेल भी करती रहती है, तो इस वजह से उसको रखना बहुत ही मुश्किल होता है। और गोबर वाली जो खाद होती है वो देखते होंगे आप लोग, ट्रॉली में उसको भर के ले जाना पड़ता है, बोरियों में नहीं मिलती है हमको, इसीलिए जो फर्टिलाइज़र है उसको अच्छा बनाया जाता है। लेकिन मेरे हिसाब से गोबर वाली अच्छी है क्योंकि वो नुकसान तो नहीं करती ना हमारे शरीर को, इसकी कमियाँ हैं। अब हम लोग फर्टिलाइज़र यानी कि जो केमिकल वाली खाद होती है उसकी बुराइयों के बारे में, मतलब उसमें कौन कौन सी कमियाँ हैं वो देखते हैं। पहला लिखा हुआ है इट इज़ एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा महंगी होती है, और गोबर वाली बहुत ही ज़्यादा सस्ती होती है। तो भाई महंगी लोगे और वो सस्ती लोगे तो रेट तो बराबर ही पड़ जाएगा फिर। अगला लिखा हुआ है टू मच यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, यानी कि अगर आप बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ करने लगेंगे तो क्या होगा कि वो आपके शरीर को नुकसान करेगा, मिट्टी को नुकसान करेगा और कभी कभी पेड़ को भी नुकसान करता है। लेकिन गोबर वाली आप चाहे जितनी डाल दीजिए कभी नुकसान नहीं करेगी। Fertilizer exhaust energy sources like petroleum and coal as they are used in its manufacture। क्या होता है कि मिट्टी में जो अच्छे गुण होते हैं, अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, उनको ये वाला फर्टिलाइज़र केमिकल वाली खाद उन बैक्टीरिया, अच्छे बैक्टीरिया को मार देती है। और दूसरी चीज़, अगर आप केमिकल वाली खाद को यूज़ करते हैं तो मिट्टी में या पानी में पॉल्यूशन हो सकता है, गंदगी आ सकती है। तीसरा है फर्टिलाइजर हार्मफुल डिफरेंट। हाँ, अगली चीज़ कि आप जो केमिकल वाली खाद यूज़ करते हैं, जो सबसे लास्ट पॉइंट लिखा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो केमिकल वाली खाद यूज़ करते हैं वो इंसानों के लिए, सब्जियों में बहुत ज़्यादा नुकसान होती है। सब्जी और जो फल खाते हैं न्यूट्रिएंट्स की, केमिकल वाली खाद की जो आप सब्जी और फल बनते हैं, उगते हैं, वो बहुत ज़्यादा शरीर को नुकसान पहुँचाते हैं। वो आपके शरीर में एलर्जी कर सकते हैं, आपको बीमार बना सकते हैं। तो बच्चों ये लेसन मैंने पूरा यहाँ तक करा दिया है। अब अगला काम आप लोग ये सुनिए कि कुछ दिनों बाद आप लोगों के टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे।
और टेस्ट के पहले हम लोग आपकी एक एक करके कॉपियाँ मंगाना चालू कर देंगे। आप लोग काम अपना पूरा कर दीजिए कॉपियों में, और जिन्होंने बुक नहीं खरीदी है वो लोग बुक खरीद लें। ऐसे फिर चलना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि सितंबर के तक स्कूल खुल जाएंगे। इस वजह से आप थोड़ा सा एक्टिव हो जाइए। ये मत सोचिए कि स्कूल बंद है तो पढ़ाई नहीं हो रही है। जो पढ़ा रहे हैं उसको आराम से पढ़िए, और उसको दोबारा पढ़ाएंगे भी नहीं। तो इसलिए आप लोग करते रहिए अपना काम और पढ़ते रहिए।